Good morning students, class 7 chapter 2 history. Now I am going to discuss about the administration of Chola administration. The Chola empire was divided into mandala और provinces. जो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस में डिवाइड था, किस में बटा हुआ था? मंडलाम्स को, जिनको क्या कहा जाता था, प्रोविंस. These were usually governed by the prince of the royal family. और ये इनका प्रोविंसेस का या मंडलाम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको कौन गवर्न करता था, यानी कौन उसको चलाता था? किसी रॉयल फैमिली का प्रिंस. द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वालानाडु और डिस्ट्रिक्ट एंड द नाडु और ग्रुप ऑफ फैमिलीज. प्रोविंसेस को भी डिवाइड किया गया था. किस में डिवाइड किया गया था? वालानाडु में या डिस्ट्रिक्ट में. और नाडु क्या होता था? ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में प्रोविंस को डिवाइड किया गया था. डिस्ट्रिक्ट को कहते थे वालानाडु और ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाता था नाडु. द विलेज वाज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी. हम सब जानते हैं जो गांव होता है वो प्राइमरी यूनिट होता है सोसाइटी और पोलाइटी की. दे वर नोन एज द कुराम्स. इनको हम क्या कहते थे, क्या कहा जाता था इनको? कुराम्स. The village assembly held the society together through its unique features, a feature of autonomy and self-sufficiency. तो जो विलेज असेंबली होती थी वो सोसाइटी के साथ मिलकर एक यूनिक फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि उसका एक यूनिक फीचर होते थे. उसके क्या यूनिक फीचर होते थे कि वहाँ पर ऑटोनॉमी थी और उसकी सेल्फ सफिशिएंसी. फ्रॉम द उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शंस we find difference at least 3 types of assemblies. अगर हम उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस देखें, उसका हवाला देखें, तो 3 तरह की असेंबलीज पाई जाती हैं विच प्लेड आ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. उनका नाम था यूआर सभा, महासभा एंड सभा. महासभा एक ही है, सभा भी कह सकते हैं उसको, महासभा भी, एंड नागाराम. दार वाज एन असेंबली ऑफ कॉमन विलेजेस. और क्या होती थी? कॉमन विलेजेस की असेंबली होती थी. वेयर द लैंड वाज हेल्ड बाय ऑल क्लास. जहाँ पर लैंड जो है ना हर तरह के लोगों के पास, यानी कि सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं सोसाइटी में, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, सभी तरह के लोगों के पास लैंड होता था. हु वर देयरफॉर एंटाइटल्ड टू मेंबरशिप इन द लोकल असेंबली. और उनको लोकल असेंबली में मेंबरशिप हासिल होती थी. द सभा वाज एन एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली. जबकि सभा जो होती थी वो ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी. ऑफ ब्रह्मदिया विलेज, यानी कि ब्रह्मदिया विलेज के जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी असेंबली होती थी. कौन सी सभा या महासभा? वेयर ऑल द लैंड बिलोंग टू द ब्राह्मण. जहाँ पर सारा ही लैंड का ताल्लुक किससे होता था? ब्राह्मण से, यानी कि लैंड के जो मालिक होते थे वो कौन होते थे? ब्राह्मण्स. द नागाराम वाज एन असेंबली ऑफ लोकल मर्चेंट. जबकि नागाराम की होती थी लोकल मर्चेंट की असेंबली होती थी, जहाँ पर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट वर इन ए डोमिनेंट पोजीशन. जहाँ पर जो तिजारती व्यापारी होते थे वो मतलब एक तरह से जो डोमिनेंट पोजीशन होती थी, यानी कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता था. द सभा जनरली कंप्राइजिंग द एलाइट और लर्न इन द कम्युनिटी कमांडेड. जो सभा होती थी कंप्राइज एंड एलाइट और learn in the community commanded the respect of all other assemblies in setting crucial matters of common concern. जबकि सभा का क्या काम था, यानी कि उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता था, कंप्राइज किया जाता था कि जो क्रूशियल मैटर्स होते थे बाकी दूसरी असेंबलीज़ के, वो सारे मैटर्स सभा देखती थी और उन पर उसकी कंसर्न ली जाती थी, यानी कि वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते थे. यानी कॉमन मैटर्स ऑफ अदर असेंबलीज आर सॉल्व बाय द मेंबर्स ऑफ द सभा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चोला टेम्पल्स. अंडर द चोला टेम्पल्स बिकम द सेंटर ऑफ लाइफ. दे वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो इमर्ज एज द हब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. जो चोलास ने जो भी टेम्पल्स बनाए थे वो सिर्फ इबादत या पूजा पाठ की जगह नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर अंजाम दी जाती थी. द विलेज असेंबली इनवेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल, मंडापा और हॉल.
जो विलेज असेंबली होती थी वो अपनी जो मीटिंग्स होती थी वो कहाँ पर कंडक्ट करती थी, जो टेम्पल्स के हॉल होते थे जिनको क्या कहा जाता, मंडापा। टेम्पल आल्सो ग्रू एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट। टेम्पल में यानी कि एक तरह से क्या था, ये सेंटर ऑफ क्राफ्ट, स्पेशली द क्रिएशन ऑफ ब्रोंज इमेजेस, यानी कि ब्रोंज इमेजेस विच वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ये बिल्कुल एकदम अलग हटके है। यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर भी दे रखी है। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक डांस आल्सो प्रपोज इन द टेम्पल। बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, म्यूज़िक है, डांस है, वो भी टेम्पल के ज़रिए ही प्रपोज की जाती थी। यानी कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रॉस्पर्ड का मतलब है, प्रॉस्पर्ड करने मतलब है कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक म्यूज़िक एंड डांस, वो सब टेम्पल में भी ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती थी, जिससे लोगों में म्यूज़िक और डांस के प्रति कहते हैं ना, उनके दिल में डांस और कला, ये सब चीज़ें उनके अंदर पैदा हो रही थी, एक जज्बा पैदा हो रहा था, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। इस तरह से इसका प्रचार भी हम कर सकते थे टेम्पल से। द चोला रिकॉर्ड फ्रिक्वेंटली रिफर टू देवानाना, लिटरली गिवन टू गॉड्स गिफ्ट ऑफ लैंड। जो चोला का जो भी रिकॉर्ड है वो अक्सर रिफ़र करता है कहाँ पर, देवानाना में। इसके लिटरली मीन क्या है, गिवन टू गॉड गिफ्ट्स ऑफ लैंड। गिफ्ट्स ऑफ लैंड समझते, ज़मीन का तोहफा। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर थी मैंने आपको दिखाई थी, क्या है, नटराज स्कल्पचर ऑफ द चोला पीरियड। कुल मिला के ये कहने का मतलब था कि जो चोला टेम्पल्स होते थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के अलावा इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ अंजाम दी जाती थी, जैसे कि म्यूज़िक है, डांस वगैरह। स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, द मेटल एंड द स्टोन इमेजेस कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर एक्सक्यूसाइट। मेटल एंड स्टोन इमेजेस इस पीरियड में काफ़ी एक्सक्यूसाइट हो रही थी, यानी कि जो पेंटिंग वगैरह आती हैं वो सब काफ़ी बनने लगी थी। द मास्टर पीस ऑफ द चोला स्कल्पचर इज़ द फेमस नटराज और डांसिंग शिवा इमेज एट द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। ये जो नटराज का जो डांसिंग वाला जो स्कल्पचर है, शिवा की इमेज है, वो इसी दौर की देन है, ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। दिस नटराज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कल्चरल एपिटोम ऑफ द चोला पीरियड। ये जो नटराज का टेम्पल है इसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल एपिटोम, किस पीरियड का, चोला पीरियड का। नटराज के स्कल्पचर को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन या चोला पीरियड के जो लोग थे वो कितने ज़्यादा वेल स्किल्ड थे। द चोला आल्सो पेट्रोनाइज पेंटिंग। इसके अलावा जो चोलाज थे वो पेंटिंग्स को भी बहुत पसंद करते थे, उसके भी बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला पेंटिंग आर दोज द प्रदक्षिणा पाथ ऑफ राजेश्वरा टेम्पल, यानी कि जो इस दौर की पेंटिंग है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग है वो राजा राजेश्वरा टेम्पल की प्रदक्षिणा पाथ जो टेम्पल वो पेंटिंग है, वो चोला पीरियड की एक बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग में शुमार की जाती है। ये पेंटिंग, ये यहाँ के मंदिर, नटराज का जो स्कल्पचर है, इन सब को देखकर हमें ये पता चलता है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अंजाम दी जाती थी। और चोला एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो काफ़ी स्किल्ड थे। तो ऑलमोस्ट योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अब आपकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ तक वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिए। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।